नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम जिसको हम लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम समझेंगे क्या है लर्निंग और शिक्षा में इसको हम किस तरीके से देखते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये शिक्षा के बेसिकली ये कुछ अवधारणाएँ हैं जिनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिक्षण प्रशिक्षण मैंने पहले के वीडियो में बताया था। आज मैं अधिगम की बात करूँगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अधिगम का शाब्दिक अर्थ, तो उसको हम मानते हैं सीखना या सीखा हुआ व्यवहार। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। अगर मैं शब्दों में कहूँ तो सीखना, ये है अधिगम का मतलब। लेकिन जब हम इसके थोड़े विस्तार में जाएंगे, थोड़ा सा डीपली इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम इसके और डिटेलिंग में जाएंगे और देखेंगे कि ये है क्या और किस तरीके से ये होता है। जितना आसान है सुनने में कि सीखना, उतना आसान है नहीं। थोड़ी सी जटिलताएं इसके अंदर भी हैं। इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। भली भांति जानकर, समझकर, विचार विमर्श करने योग्य होना या फिर सीखी हुई बात या वस्तु को जीवन में व्यवहारिक रूप में ढाल लेना तथा सीखे हुए के अनुसार व्यवहार में बदलाव लाना अधिगम है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो भी हम सीखेंगे उसके बाद हमारे व्यवहार में बदलाव आना जरूरी है। अगर हम नॉर्मली कोई चीज सीख लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, तो वो अधिगम नहीं है, वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग हमारे व्यवहार में कुछ स्थायी रूप से बदलाव लाती है। कुछ हम जब सीखते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारा जो स्किल है वो बढ़ जाता है। उसको हम सीखना मानते हैं। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया के कई अंग हैं। सीखने वाला, जो व्यक्ति सीख रहा है वो इसका हिस्सा है। सिखाने वाला, वो इसका हिस्सा है। सीखने वाली या सिखाई जाने वाली बात, आप क्या चीज सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी चीजें निर्भर करती है कि आप सीख क्या रहे हैं। अगर आप कोई विषय वस्तु सीख रहे हैं, जैसे हम अभी अधिगम के बारे में सीख रहे हैं, तो इसको पढ़ाने का या इसको सीखने का स्वरूप अलग होगा। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, उसको सीखने का स्वरूप अलग होगा। अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, उसको सीखने का स्वरूप अलग होगा। तो सिखाई जाने वाली चीज क्या है, सिखाई जाने वाली बात क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अधिगम में। उसके बाद अनुकूल वातावरण की जरूरत है। सीखने के लिए हमें एक वातावरण चाहिए। आप ऐसे ही नहीं है कि कहीं भी पढ़ सकते हैं या कहीं भी आप सीख सकते हैं। जैसे अगर आप कार ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपको खुली सड़क चाहिए जहाँ पे आप गाड़ी चलाना सीख सके। या अगर आपको कंप्यूटर सीखना है तो उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना, कंप्यूटर चाहिए सीखने के लिए। तो वातावरण चाहिए, टूल्स चाहिए आपको साथ में। और उसके अलावा सीखने या सिखाई जाने की विधि, कुछ मेथड्स होते हैं सिखाने के, अलग अलग मेथड्स होते हैं हर चीज के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि सिखाई जाने वाली या सीखने वाली बात क्या है। उस हिसाब से उनकी विधियां डिसाइड होती हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं उसमें लेक्चर मेथड प्रभावशाली है, आप लोग सुनकर सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज सीखेंगे जो आपको करके ही सीखनी है, तो वो आप करके ही सीखेंगे। उसके लिए आपको व्यवहारिक रूप से उस चीज को करना पड़ेगा। तो ये सीखने की प्रक्रिया के कुछ अंग हैं। उसके बाद हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। अधिगम की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता कि अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो चलता रहता है, रनिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अब अधिगम हो गया, खत्म काम। आप अपने आप को हमेशा एनहेंस करते हैं। हमने कुछ सीख लिया, उसके बाद अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हम उसमें और ज़्यादा उसको हम मॉडिफाई करते रहते हैं हमेशा, है ना, अपने। जैसे मान लीजिए अधिगम ही मैं पढ़ा रही हूँ, तो जब मैंने इसको पढ़ा होगा तो कुछ और चीजें होंगी। अभी मैं कुछ और ऐड ऑन करके आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा रही हूँ। आप जब पेपर में लिख कर आएंगे इसको, तो आप अपने कुछ एग्जाम्पल डाल के पढ़ाएंगे। आगे कल को आप कहीं पढ़ाते हैं इस टॉपिक को, तो आप कुछ और एनहेंस करेंगे अपनी नॉलेज को, है ना। तो ये प्रोसेस एक चलता रहेगा, ये एक प्रक्रिया है। यह सहज रूप से किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को पाने के लिए प्रयास पूर्वक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि कुछ उद्देश्य होते हैं सीखने के, हर एक चीज को सीखने के उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को पाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, वो ये प्रक्रिया है। ठीक है। उसके बाद इसके लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। एक अनुकूल माहौल चाहिए। आप कहीं भी किसी भी जगह कुछ चीजें नहीं सीख सकते, है ना। जैसे अब विद्यालय है,
विद्यालय में आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। विद्यालय क्यों है? अगर आप कहीं भी कुछ भी सीख लेंगे तो स्कूलों की ज़रूरत नहीं है फिर, है ना? तो स्कूल का भी एक पर्पस है, कॉलेज आते हैं उसका भी एक पर्पस है, कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट हैं या और भी कहीं भी आप कुछ भी सीखते हैं, तो हर चीज़ के लिए आपको एक अनुकूल वातावरण चाहिए। उसके बाद इसके मुख्य तत्व हैं सीखने वाला, सिखाने वाला और सीखी या सिखाई जाने वाली चीज़, ठीक है? सीखने वाला सामान्यतः औपचारिक रूप से छात्र होता है, सिखाने वाला औपचारिक दृष्टि से अध्यापक होता है और सीखी या सिखाई जाने वाली कोई भी बात हो सकती है। सामान्य तौर पर इसे व्यक्ति के अनुकरणात्मक स्वभाव या उसके जिज्ञासु स्वभाव का परिणाम माना जाता है। नंबर 1 चीज़, अगर अधिगम हमें जानना है कि अधिगम की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो हमारे किसी व्यक्ति के जिज्ञासु स्वभाव से प्रारंभ होती है। कोई व्यक्ति कुछ जानना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो वो जिज्ञासु स्वभाव की वजह से अधिगम होता है या फिर वो किसी को फ़ॉलो कर रहा है, अनुकरण कर रहा है ना? जैसे मान लीजिए कि आपके कोई ना कोई आइडियल होंगे जिनको आप फॉलो करते हैं, तो उनसे आप कुछ चीज़ें सीख के जब खुद कर रहे हैं, है ना? तो आप अनुकरण कर रहे हैं उस सिचुएशन में। तो एक तो या तो आप अनुकरण करेंगे या फिर आपके अंदर ऑटोमैटिकली जिज्ञासा जागेगी तब आप किसी चीज़ को सीखेंगे। और व्यावहारिक परिवर्तन अधिगम की आवश्यक शर्त है जो मैंने अभी बताया कि स्थायी रूप से व्यावहारिक परिवर्तन होना बड़ा जरूरी है। आपके अंदर कोई ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा है, चाहे वो आप व्यवहार सीखे, आप कोई मूल्य सीखे, आप कोई स्किल सीखें, आप कोई ज्ञान सीखें, नॉलेज, आपकी नॉलेज में भी वृद्धि हो सकती है। तो व्यावहारिक परिवर्तन वो बहुत जरूरी है अधिगम की। पहले हम बात करते हैं तर्क या चिंतन परक अधिगम की। इसके अंतर्गत मस्तिष्क के द्वारा सोचने, विचारने, संवाद करने और सूझबूझ को महत्व दिया जाता है। जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, तर्कपरक, जहाँ पे आप तर्क लगाते हैं, जहाँ चिंतन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, विचार-विमर्श करते हैं, तो उसके द्वारा जो चीज़ें आप सीखते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम अधिगम को सीख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे हम अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं, आप अपने अंदर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ समझ रहे होंगे। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो तर्कपरक अधिगम होता है। इसके 2 रूप हो सकते हैं। एक तो स्वयं के द्वारा अपने आप विचार विश्लेषण करना कि आप अपने आप से ही खुद सोच रहे हैं। इस टाइम आप वीडियो सुन के जो खुद सोच समझ रहे हैं, वो पहला रूप है इसका। दूसरा है कि अन्यों के साथ विचार विमर्श या विचार विश्लेषण करके संवाद की स्थिति बनाना। दूसरी सिचुएशन में हम संवाद करते हैं। हम एक दूसरे से बातचीत करके किसी अपने साथियों से, अपने परिवार से, अपने अध्यापकों से बात करके, संवाद करके तब उस चीज़ को सीखते हैं। तो ये 2 तरीके तत्परक अधिगम के होते हैं। और गतिविधि या अनुभवपरक अधिगम, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि इसमें मस्तिष्क की अपेक्षा कर्मेंद्रियों को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि आप जो है कुछ चीज़ करके सीखते हैं, ठीक है? कोई भी काम आप करके एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं। अ व्यक्ति अपने अनुभवों से व्यवहारिक जीवन में व्यवहार करते हुए सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। हम लोग खुद कुछ चीज एक्सपीरियंस करते हैं फिर उसको सीखते हैं। तो एक तरीका है कि आपने सुन लिया, सोच लिया, समझ लिया, विचार विमर्श किया तब सीखा। दूसरा आपने करके सीखा। ठीक है, तो ये 2 तरीके बताए गए हैं सीखने के। अब हम देख लेते हैं कि तर्क या चिंतन परक अधिगम और गतिविधि या अनुभव परक अधिगम में क्या अंतर है। तो पहले तर्क या चिंतन परक अधिगम, इसका संबंध दार्शनिक दृष्टिकोण से है, क्योंकि इसमें हम ये मान रहे हैं कि सोच समझ के मनुष्य जो है वो सीख जाता है, वो चिंतन करके सीख जाता है, तो ये दार्शनिक दृष्टिकोण है। और जो अनुभव या गतिविधि परक अधिगम है, उसका संबंध मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये मानता है कि हम कर कर ही सीख सकते हैं। हम किसी भी काम को खुद करते हैं तभी हम सीख पाते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें ज्यादा झलकता है। फिर दोबारा से वही कि अधिगम का दार्शनिक मॉडल है और जो गतिविधि या अनुभव परक अधिगम है ये मनोवैज्ञानिक मॉडल है। तर्क परक अधिगम में सीखने की प्रक्रिया में मानसिक उद्यमों पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि आपके मस्तिष्क का काम ज्यादा है, मानसिक उद्यम यानी मानसिक मेहनत आप ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जो गतिविधि परक अधिगम है उसमें सीखने की प्रक्रिया में मस्तिष्क की अपेक्षा आंख, नाक, कान, जीवा, हस्त आदि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी आप अपनी सेंसेस को यूज करके कोई भी चीज सीखते हैं। तर्कपूर्ण अधिगम के प्रणेताओं के अनुसार मनुष्य एक कोरी स्लेट नहीं है, एक विवेकशील और जिज्ञासु प्राणी है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो तर्क परक अधिगम है
उसमें ये माना जाता है, उसके जो इन्वेंटर्स हैं वो ये मानते हैं कि मनुष्य कोरी स्लेट नहीं है, वो खुद अपने दिमाग को चला सकता है, वो एक विवेकशील और जिज्ञासु प्राणी है। वो उसके अंदर जिज्ञासाएं भी खुद उत्पन्न होती है और वो अपने दिमाग को चलाता है, सोचता है, समझता है, चिंतन करता है, उससे वो सीख जाता है। लेकिन जो गतिविधि परक अधिगम है, उसके इन्वेंटर्स कहते हैं कि मनुष्य एक कोरी स्लेट है और वह केवल अनुभव से ही सीखता है। ठीक है? तो मनुष्य के पास कुछ नहीं है, वो कोरी स्लेट है, जब वो एक्सपीरियंस करेगा तभी वो खुद सीख पाएगा। इस अधिगम प्रक्रिया में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तर्कपरक अधिगम में ज्यादातर निगमन विधि। निगमन विधि क्या होती है? इसमें सिद्धांतों से सूक्ष्म उदाहरण को समझने की कोशिश की जाती है। निगमन विधि में हम पहले सिद्धांत पढ़ते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है? जैसे मैं आपको अधिगम ही पढ़ा रही हूँ, तो हम पहले अधिगम की परिभाषा पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये वास्तव में है क्या। फिर मैं आपको उदाहरण देती हूँ। पहले मैंने आपको परिभाषा पढ़ा दी, फिर मैंने आपको उदाहरण दिए, तो ये हो गई निगमन विधि। लेकिन जो गतिविधि या अनुभव परक अधिगम है, उसके अंदर हम पहले उदाहरण सामने रखते हैं। जैसे मैं आपको कुछ करके सीखने के उदाहरण बताऊं, ठीक है? तो मैं पहले उदाहरण बताऊंगी आपको, उन उदाहरणों के बाद मैं धीरे धीरे आपको सिद्धांत की तरफ या कोई परिभाषा की तरफ ले जाऊंगी। तो बिल्कुल अपोजिट, इसमें निगमन विधि, तर्क परक अधिगम में निगमन विधि, और जो गतिविधि परक अधिगम है उसमें आगमन विधि। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए निगमन विधि क्या है। निगमन विधि में हम सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाते हैं और आगमन विधि में हम अ, उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये अंतर है तर्क या चिंतन परक अधिगम में और गतिविधि या अनुभव परक अधिगम में। तो ये है हमारा अधिगम यानी। उसके बाद हम देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। अब जो अधिगम है, जो लर्निंग है, उसको प्रभावित कौन करेगा? जो उसके तत्व है, शिक्षार्थी, जो छात्र खुद है, उसकी वजह से अधिगम प्रभावित होगा, पढ़ाने वाले की वजह से अधिगम प्रभावित होगा, शिक्षण सामग्री या साधन कैसे हैं उसकी वजह से अधिगम प्रभावित होगा, और शिक्षण विधियों की वजह से प्रभावित होगा। कई बार छात्रों की वजह से, उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, वो खुद में उनमें रुचि है या नहीं, उनमें पढ़ने की प्रवृत्ति कैसी है, उस चीज को लेके इंटरेस्ट कितना है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी बिना इंटरेस्ट के उस चीज को सीख रहे होते हैं, तो आप देखेंगे वो चीज उस तरह से नहीं सीख पाएंगे और आपको कोई व्यवहारिक परिवर्तन भी नहीं मिलेगा, है ना? तो ये है, शिक्षार्थी इस तरह से प्रभावित करते हैं। शिक्षक कैसे प्रभावित करते हैं? शिक्षक कई बार एक तो अपने नजरियों से जो चीजों को देखते हैं उससे प्रभावित होता है हमारा सीखना। उसके बाद शिक्षक कई बार शिक्षार्थियों को बांध देते हैं कुछ सर्टेन चीजों में कि भाई आप यही सीखो, या ये विद्यार्थी तो नालायक है, ये नहीं कर पाएगा, या कुछ लिमिटेड शिक्षण विधियां ही प्रयोग करते हैं। शिक्षण विधि की भी इसमें बात है, तो कुछ लिमिटेड शिक्षण विधियां ही प्रयोग करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्लास में इतनी वैरायटी है और हर बच्चे का जो कौशल है वो अलग अलग होता है। तो हमें अलग अलग तरह की शिक्षण विधियां प्रयोग करनी चाहिए, अलग अलग तरह के मेथड्स अपनाने चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। पर हम अगर एक ही तरीके से सिखाते रहेंगे तो अधिगम प्रभावशाली नहीं होगा। इसके अलावा जो शिक्षण सामग्री है वो कैसी है, उस पे अधिगम डिपेंड करता है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा बहुत सारे बच्चों के पास साधन नहीं थे, वाईफाई नहीं था या मोबाइल नहीं थे, तो उनकी पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाई, है ना? बेहतर नहीं हो पाई। या आप अभी भी देखेंगे एक क्लासरूम में काफ़ी बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को ट्यूशन फैसिलिटीज़ मिली होती हैं, उन्हें घर में कंप्यूटर होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ उनको मिली होती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर में कोई साधन नहीं होते, एक ही कमरा है, बहुत सारे लोग उसी में रहते हैं, तो पढ़ने के लिए कोई अलग स्पेस भी नहीं मिल पाता। तो ये जो साधन है, साधन ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये भी हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो सीखने को प्रभावित करती हैं, वो क्या है आप सोचिएगा और उस पर उसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है? इसके अलावा कोई भी आपके प्रश्न हो इस चीज़ को लेकर या आप कुछ और पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़रूर और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।